शेयर मार्केट होती है, यहाँ पर बहुत होते हैं सेलर है जो अपनी शेयर्स को बेच रहे हैं और अपने ऑप्शंस को बेच रहे हैं, ईसॉप्स को है, जो भी सोचे बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पर होते हैं बायर्स। नाउ अब इन सब में जो सबसे हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लिया इन CS। और बच्चे लोग आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पहुंच गए हैं अपने डे 8 पे, जिसमें हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर पूरा का पूरा 4, यानी कि बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। जितनी भी इतनी इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो प्रीवियस ईयर्स में भी देखी गई है, ट्रेंड में जो आ रखी है, और आपके ICSI के मॉड्यूल में जो भी हमें चैप्टर के एंड में हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारी की सारी आज की हमने इस वीडियो में कवर की है, ताकि आपको जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सके कवर हो सके और आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से अपने आप को फोकस भी कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। आपके मॉड्यूल में बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की बहुत सारी टर्म्स है। फॉर द टाइम बीइंग अभी, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपीटिटिवली आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हम ज़्यादा फोकस उस पर करते हैं, राइट। तो अभी जो आपको मैं अभी जिसे पढ़ाऊंगी उसमें मैंने ये जो टर्म्स है, बिजनेस टर्म्स है, उसको अलग अलग सेक्शंस में बाइफरकेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की अलग है, लीगल की अलग है, इसी तरीके से अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं ताकि आप जब उसको करें, रिवाइज करें, तो आप इजीली उसको इजी सिंपल वे में समझ पाओ और कर पाओ। आप यहाँ पर देखोगे ये जितनी भी टर्म्स है हमें रैंडम बुक में, तो हमारी बुक में इस तरीके से रैंडम दी हुई है, बट इंस्टेड रैंडम करने के हमने कैसे किया है, हमने इसको बाइफरकेट अलग अलग पार्ट्स में किया है। तो चलिए बच्चे, अब मैं आपको जरा उससे पढ़ाती हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उसके अलावा भी जो होगी वो भी हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो आपने मॉड्यूल को तो रेफरेंस लेकर चलना ही चलना है। ये जो नोट्स होंगे ये आपके लिए और सिंपल वे में आ जाएंगे। एक सेकेंड। ना अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी कुछ टर्म्स है जो कि बिजनेस टर्म्स है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जो शुरुआत में आपके मॉड्यूल में दी हुई है वो 10 बेसिक बिजनेस टर्म्स है और उसके बाद बाकी की बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है। तो आपको अब हम इसको करते हैं डीपली, क्या क्या है, कैसे है, और जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो हमें और ज्यादा फोकस अच्छे से करना है। तो यहां पर देखेंगे आप लोग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किसको बोलते हैं बच्चे, मैनेजमेंट बोलते हैं चीजों को मैनेज करने को। जब हम कोई भी पर्सन किसी भी चीज को मैनेज कर रहा है, हर वो एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को वो फोकस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, वो सारा का सारा क्या होता है, वो सारा का सारा मिलकर बनता है मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस पर्पस के लिए, प्लानिंग के लिए। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अभी डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है, तो इसको हम प्लानिंग बोलते हैं, राइट। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना सारी चीजें, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीजें, उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसके बाद प्रॉपर वे में चीजों को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल देखना, कंट्रोल करना, और साथ साथ बिजनेस को रन करने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सच बताऊं, काम करने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है चीजों को मैनेज करना। आगे देखते हैं मैनेजमेंट एग्जांपल से। मैनेजमेंट टीम डिसाइड्स कंपनीज पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट की टीम है वो डिसाइड करती है भी कंपनी की डिसीजंस क्या होंगे, कंपनी की पॉलिसीज क्या होगी, और आगे फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंट्रोलिंग होगा, सब चीज़ें प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही, ये सब काम किसका होता है, ये सब काम देखने का मैनेजमेंट का होता है। इसके बाद बच्चे लोग हमारा आता है बिजनेस। बिजनेस वर्ड सुनते ही एक चीज समझ लो, बिजनेस वर्ड मेरे दिमाग में आया और फिर मेरे दिमाग में आया पैसा। पैसा यानी कि जब भी कोई भी टर्म इकोनॉमिक
चीज़ों से रिलेटेड होती है। अब यहाँ पर बिजनेस की लैंग्वेज में इकोनॉमिक जो टर्म है वो हम वी यूज़ फॉर मॉनेटरी। तो आप कभी भी मनी या पैसा इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपने हमेशा इकोनॉमिक लिखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखना है जो कि रिलेटेड होती है ऑब्वियसली मॉनेटरी एक्टिविटी से, गिव एंड टेक से। गुड्स के बदले में, सर्विसेज के बदले में यू आर गेटिंग समथिंग इन मॉनेटरी, समथिंग इन रिटर्न। तो ध्यान रखना ये वाली बात, आपके आंसर्स में क्या दिखना चाहिए, आपके आंसर्स में सिर्फ और सिर्फ कभी भी पैसा तो दिखना ही नहीं चाहिए, मनी तो दिखनी ही नहीं चाहिए। क्या दिखेगी आपके में? दिखेगी इकोनॉमी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आ गई, इन्वॉल्विंग एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ऑब्वियसली जो कि रिलेटेड होती है मॉनेटरी एक्टिविटी, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, जिसमें इन्वॉल्व होता है परचेज, और साथ साथ जिसमें इन्वॉल्व होता है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आ गया? तो ध्यान से समझो, गुड्स बेचना ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं होता, बिजनेस का मतलब होता है सर्विसेज भी प्रोवाइड करना विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जल्दी बताएंगे, प्रॉफिट अर्न करना। सिंपल भाषा में बोले, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन भी करती है, जो सेल्स भी करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। शर्त यह है, कंडीशन यह है, वो क्या कमा रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो। अब कोई पर्सन अपने आप को पूरा दिन बिजी रख रहा है, मैं बिजी हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, तो वो पैसा कमाना नहीं होता। पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, इन सब एक्टिविटीज से कहलाता है बिजनेस। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केटिंग, सॉरी, A bakery selling cakes and pastries is engaged in business activity। कोई भी एक बेकरी है जो केक्स बेच रही है या बिस्किट्स बेच रही है, कोई भी थिंग्स बेच रही है, तो वो बिजनेस कर रही है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। ध्यान से, क्योंकि ये बेकरी क्या कर रही है, ये बेकरी कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट, इसका पर्पस है प्रॉफिट कमाना, इसीलिए हम इसको बिजनेस बोलेंगे। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग किसको बोलते हैं? मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है और सेल करता है गुड्स, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। यहां पर आप प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप गुड्स भी लिख सकते हो। चलो अब जरा समझते हैं, मार्केट क्या होता है। मार्केट एक वो जगह होती है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है। हम जिस मीन्स का यूज करते हैं, जिस माध्यम का यूज करते हैं उन गुड्स को बेचने के लिए, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, वो होता है हमारा मार्केटिंग। तो देखो, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रमोट करता है, एडवर्टाइज करता है और सेल करता है प्रोडक्ट्स को और साथ साथ सर्विसेज को। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? यही मेन चीज है मार्केटिंग की। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनीज यूज सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। कंपनी सोशल मीडिया को यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। अब इस मार्केटिंग में दो चीजें आ जाती है, एक एडवर्टीजमेंट और एक आता है आप लोगों का, बच्चे लोग, पीआर। जरा ध्यान से समझो, एक होता है हम लोगों का जो यहां पर है एडवर्टीजमेंट, दैट इज एडवर्टाइजिंग, जो कि पेड फॉर्म होती है प्रमोशन की। ये क्या होती है? ये पेड फॉर्म होती है प्रमोशन की। वही एक होता है आप लोगों का पीआर, एक होता है हमारा पीआर जिसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक रिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? पब्लिक रिलेशन। अब ये पब्लिक रिलेशन क्या होता है? जब हमारी तारीफ, हमारे प्रोडक्ट की तारीफ, हमारी सर्विसेज का तारीफ हम खुद नहीं कर रहे, हम पैसे भी नहीं दिलवा के कर रहे, कोई और कर रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, तो वो होता है पीआर और वो ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। पॉइंट क्लियर? चलिए तो देखें, एग्जाम्पल भी हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट किसको बोलते हैं भाई? प्रॉफिट। हम लोग पैसा कमाते ही किस लिए हैं? हम लोग बिजनेस करते ही किस लिए भाई? बिजनेस का एक ही गोल है और वो गोल है टू अर्न प्रॉफिट,
टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट बोला किसको जाता है? एक्चुअली में प्रॉफिट है क्या चीज? अब जरा इसको समझते हैं। सारा खर्चा निकाल दो, जो भी खर्चा था सब निकाल दो, उसके बाद जो हाथ में बचा वो है प्रॉफिट। सिंपल भाषा में बताती हूं, ठीक है? तो देखिए जरा, प्रॉफिट इज द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रिवेन्यू। मेरा जो भी टोटल रिवेन्यू आया, मेरे पास टोटल जितना पैसा आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस मंथ में सेल होके पैसे जो मेरे हाथ में बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 1 लाख, बचे हुए टोटल 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं। उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया? मैंने माइनस कर दिए एक्सपेंसेस, जितने भी थे, जितने भी खर्चे थे, चाहे कॉस्ट, प्रोडक्शन, सैलरी वैलरी, सब डिडक्ट कर दिया, मैंने माइनस कर दिया। और मेरे पास पैसा जो मैंने माइनस करा तो मैंने देखा भाई मेरे 60,000 रुपए तो लगे हैं, मेरे 60,000 रुपए तो लगे हैं, मैंने कर दिया माइनस। अब ये माइनस करके जो पैसा मेरे हाथ में आया, ओहो एक जीरो ज्यादा ही लग गई, हटाओ हटाओ, ठीक है? ये जो पैसा मेरे हाथ में आया है ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। इसका मतलब टोटल रिवेन्यू में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दो बिजनेस के, और जो हैंड में बचेगा दैट वुड बी योर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स आर 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आर 1,50,000, द प्रॉफिट इज, आप 2 लाख में से 150 माइनस कर देंगे, दैट वुड बी 50,000 योर प्रॉफिट। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया सारी बात अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केट। मार्केट, अब देखिए मार्केट किसको बोलते हैं? मैंने अभी बताया जहां पर गुड्स और सर्विसेज को बेचा खरीदा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर बायर्स और सेलर्स गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना फोकस क्यों कर रहे हो? बेटा फोकस इसीलिए कर रही हूं क्योंकि बच्चा हो जाता है एग्जाम में कंफ्यूज्ड, उसको समझ नहीं आता कि भाई मार्केट क्या है या फिर मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग में सिर्फ 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 सेलर होता है, ध्यान रखना। मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? सिर्फ 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 सेलर होता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेड कोलैबोरेशन हो, कुछ भी हो। वही मार्केट वो जगह है जहां पर बायर भी है और सेलर भी है और दोनों गुड्स बाय सर्विसेज सेलिंग परचेज कर रहे हैं। तो और मार्केटिंग में कौन होते हैं? मार्केटिंग में बोथ होते हैं। बोथ यानी कि यहां पर सेलर तो होता ही है, साथ साथ बायर भी होता है। इज द पॉइंट क्लियर? नाउ देखें, द स्टॉक मार्केट इज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट किसको बोलता बच्चे लोग? स्टॉक मार्केट हम बोलते हैं शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट को, ये जो शेयर मार्केट होती है यहां पर बहुत होते हैं, सेलर है जो अपनी शेयर्स को बेच रहे हैं और अपने ऑप्शंस को बेच रहे हैं, ईसॉप्स को है, जो भी सोचिए बहुत सारी चीजें हैं, और वहां पर होते हैं बायर्स। नाउ अब इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बच्चे लोग मेरा हेडक्वार्टर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। हेडक्वार्टर्स सुनने में भी प्लूरल, दिखने में भी प्लूरल, बट बेटा होता ये हमारा सिंगुलर है। ये होता हमारा क्या है? ये होता हमारा सिंगुलर है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जब खुद को बनाती है, खुद को इनकॉर्पोरेट करती है, तो वो क्या करती है बच्चे लोग? वो जब इनकॉर्पोरेट करती है तो उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूं, उनका एक क्या होता है? उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जिस पर वो अपने आप को जहां पर जिस नाम से, जिस जगह पर उनका मेंशन्ड होता है, एड्रेस बेसिकली लोकेशन मेंशन्ड होता है, तो वहां पर उस जगह को हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। उसके अलावा वो जो अलग अलग जगहों पे अपने छोटे छोटे शॉप्स या अलग छोटे छोटे ऑफिस बनाते हैं जिनको हम ब्रांचेस बोलते हैं।
ध्यान से समझो, बिजनेस की भाषा में जब हम बहुत सारी अपने अलग अलग ब्रांचेस, मतलब अलग अलग ऑफिसेस बनाते हैं तो उनको हम ब्रांचेस बोलते हैं। वही ये जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है लाइक CS, ICSI, इनके जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं इनको वहां पर हम ब्रांचेस नहीं बोलते, इसमें चैप्टर्स वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, बट चलो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में उनको हम ब्रांचेस, और जो मेन होता है जहां पर कंपनी बनती है, जहां पर फॉर्म होती है, जहां से बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जहां से मेन ऑफिस होता है, जहां से सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, वो क्या होता है, वो हमारा हेडक्वार्टर्स होता है। ठीक है जी, चलो देखते हैं। हेडक्वार्टर्स इज द मेन ऑफिस ऑफ और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ अ कंपनी। ये मेन ऑफिस होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है कंपनी का। तो देखो, दी हेडक्वार्टर्स ऑफ मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बहुत सारी कंपनियां MNCs के जो हेडक्वार्टर्स है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। पॉइंट क्लियर हो गया? ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछने के चांसेस होते हैं। हेडक्वार्टर्स किसको बोलते हैं, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट बच्चे लोग, ये जो आपकी मॉड्यूल में 10 बेसिक बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है, ये वही सारी आपकी है। तो देखिए यहां पर कौन सा है, टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, टेली मीन्स जैसे टेलीविजन होता है, टेलीफोन होता है, वो टेली यूजर हुआ आपका, और कम्यूटिंग मीन कम्युनिकेशन करना। तो यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसमें हमारा इंटरनेट आता है, इसमें हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया, ये सारा हमारा टेलीकम्यूटिंग में आता है। तो देखें, टेलीकम्यूटिंग मीन्स वर्किंग फ्रॉम होम यूजिंग इंटरनेट एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। जो बताया वही आपको दिख गया। एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज जो है वो आज की डेट में रिमोटली काम करते हैं। रिमोटली यानी कि अपने घर से काम करते हैं, क्योंकि वो किसके थ्रू काम करते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज किसके थ्रू काम करते हैं, ये काम करते हैं टेलीकम्युटिंग के थ्रू। मतलब यानी कि ये यूज करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वी हैव आउटसोर्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका आएगा डाउन साइजिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको देखते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग मींस असाइनिंग सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या पढ़ना है इसको। देखो, आउटसोर्सिंग क्या होता है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, बट वो जो सर्विसेज मांग रहा है वो वाली सर्विसेज मैं प्रोवाइड नहीं करती, तो मैंने काम तो उससे ले लिया, बट मैंने क्या किया, वो मैंने आगे डेलीकेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी एक CS फॉर्म है, मैं मर्जर का काम नहीं लेती, बट वो क्लाइंट आया तो मैंने उससे काम तो ले लिया और मैंने काम आगे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने आउटसोर्स कर दिया, मैं किसी और से करवा के उसको वो काम दे रही हूँ। तो जब हम काम को बेसिकली फर्दर किसी और से करवाते हैं, देखो क्लाइंट्स को कभी जाने नहीं देते, हमारी लाइन का उसूल होता है, क्लाइंट आया है तो आप आउटसोर्स कर दो, और ऑब्वियसली जो आपका पे बनता है या जो भी है उसके अकॉर्डिंगली आप बीच में आप वो करवाते हैं। तो हमने असाइनमेंट किसी और को दे दिया, ठीक है, वो पर्सन असाइनमेंट कंप्लीट करके देगा और हमने क्लाइंट को वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो देखें, आउटसोर्सिंग मींस असाइनिंग सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज टू अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी को कुछ बिजनेस एक्टिविटीज दे देना ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब मैं मर्जर के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करूं, फिर वो उसको मेरे को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, इंस्टेड मैंने आगे दे दिया और वहां से काम होकर आ गया, तो ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल, अ कंपनी हायर्स अनदर एजेंसी फॉर कस्टमर केयर सर्विसेज, इंस्टेड कि वो इनबिल्ट कस्टमर केयर सर्विस रखते, पेमेंट करते, तो उन्होंने एजेंसी हायर कर ली और एजेंसी को वो पर मंथ पेमेंट कर देते हैं जब तक उनको रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बेसिस पर वो काम उनका चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर केयर वाला वर्क को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव डाउनसाइजिंग, मैंने कहा था आपको अभी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग का मतलब होता है, जरा ध्यान से समझो, आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड आपके आसपास या आपके फैमिली में लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था, ठीक है, और इनफैक्ट जब कंपनीज लॉस में जा रही होती है कि वो क्या कोशिश करती है कि भाई हम ना एम्प्लॉयज़ को निकाल दे ताकि जो सैलरी बचेगी उसको हम कहीं यूटिलाइज कर सके, हम कहीं रिसोर्सेज को एनहेंस करने या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने या जो भी लॉसेज हो रहे हैं उसको रिकवर करने में हम उसको यूज़ करें।
इसका मतलब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम किया जाता है ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन साइजिंग। देखो बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है, साइज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का नंबर है उसको कम कर देना। डाउन साइजिंग रेफर्स टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू लोअर बिजनेस एक्सपेंसेस। जो बिजनेस के एक्सपेंसेस है उनको कम करना और क्या कर देना, ताकि इससे क्या किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या रिड्यूस कर दिया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को। आगे देखते हैं, अ कंपनी रिमूव्ड वर्कर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रिमूव कर देती है। किसको रिमूव कर देती है, वर्कर्स को। मैं पहले ही बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, इसको जितना अच्छे से कर सकते हो कर लेना, ठीक है। आप ये भी लिख के, ये एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसीलिए पीपीटी में ही है, ध्यान से करना। तो आप इस तरीके से समझाते, मतलब अपना पॉइंट लिख के और ये एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको हम शॉर्ट में R&D बोलते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक R&D एक्टिविटी होती है, R&D डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट के ऊपर देखते रहना, क्या डिमांड है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, रिसर्च करते रहना, मार्केट ट्रेंड देखना, ये सारा होता है R&D के अंदर। तो देखो, R&D एक्टिविटीज कैरिड आउट फ्रॉम इनोवेशन and development of new products or technologies. For example, pharmaceutical companies invest heavily in research and development. ये जो pharmaceutical companies होती है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, किसमें, ये इन्वेस्टमेंट करती है रिसर्च और डेवलपमेंट में। ये हमारी कौन सी थी, वो थी हमारी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, 10 बेसिक बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो आपके मॉड्यूल की है, और वो थी विद एग्जाम्पल्स, ध्यान से। और पेपर में भी आपने से पूछा जाएगा तो आपने टर्मिनोलॉजी तो लिखनी ही लिखनी है, उसके साथ साथ आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव लीगल टर्मिनोलॉजी। अब हम समझते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी किसको बोलते हैं। तो देखिए, एफिडेविट। अब जैसे वो टर्म्स जो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लीगल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट बच्चे एक किस्म से ना हमें गारंटी लेते हैं, कि कसम खाते हुए बोलते हैं कि भाई इसमें जो भी मेंशन्ड है ना वो ट्रू एंड फेयर है, रियल है, एक्यूरेट है और सही है, उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। तो देखें, एन एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट है मेड अंडर ओथ बिफोर अ लीगल अथॉरिटी। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि एज अ प्रूफ यूज की जाती है, एक एविडेंस की तरह यूज की जाती है, जो कि एक ओथ में ली जाती है। ओथ यानी कि एक कसम, एक प्रॉमिस कि भाई इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो जस्ट है, यानी कि वो क्या है, वो ट्रू एंड फेयर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एफिडेविट मे बी सबमिटेड एज एविडेंस इन कोर्ट। यहां पर मैं यही लिखना था रिटन स्टेटमेंट की, आप एफिडेविट को जब सबमिट करते हैं तो उसको एज एन एविडेंस माना जाता है कोर्ट में, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब होता है, एफर्मेशन मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। बट यहां पर जैसे हम ओथ लेते हैं उसमें लिखा होता है आई हियर बाय डिक्लेयर करके, इसमें इस तरीके की ओथ नहीं होती। तो देखें, एफर्मेशन मीन्स फॉर्मली डिक्लेयरिंग अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू विदाउट टेकिंग अ रिलीजियस ओथ। यानी कि फॉर्मली बताना कि भाई ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है, और उसमें हम कोई ओथ लाइक एफिडेविट नहीं लेते। तो क्योंकि इसको नहीं लेते तो इधर देखते हैं, अ पर्सन में गिव एफर्मेशन इंस्टेड ऑफ ओथ इन कोर्ट। यानी कि एक पर्सन एफर्मेशन दे सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ यहाँ पे, तो इस ये हमारी किस में आ जाती है, ओथ लेने की जगह। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एफर्मेशन। उसमें उसके साइन होते हैं तो उसको भी लीगली प्रूव माना जाता है। नेक्स्ट वी हैव एजेंडा। एजेंडा आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 3 का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कराया, उसमें मैंने आपको जब एजेंडा बताया था, एजेंडा का आपको फॉर्मेट भी सिखाया था। एजेंडा आपको पता है नोटिस के साथ भेजा जाता है कंपनी की मीटिंग्स के लिए, जिसमें क्या मेंशन्ड होता है, जिसमें ये मेंशन्ड होता है, जरूरी नहीं नोटिस के साथ, बट जिसमें मीटिंग से पहले भेजा जाता है, जिसमें ये मेंशन्ड होता है कि क्या क्या आइटम्स को डिस्कस किया जाएगा, यानी कि लिस्ट ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं, उसको हम एजेंडा बोलते हैं। लेकिन कौन सा लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो कि डिस्कस होने हैं मीटिंग में, उसको हम एजेंडा बोलते हैं। तो देखिए, एजेंडा इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स और टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। तो देखो, एनुअल बजट डिस्कशन इज इंक्लूडेड इन द मीटिंग एजेंडा। जो एनुअल बजट से रिलेटेड डिस्कशन है वो मीटिंग एजेंडा में यहाँ पर किया गया है।
नेक्स्ट वी हैव एजेंट। एजेंट जरा समझते हैं। एक जैसे मेरी शॉप है, ठीक है, मेरी एक शॉप है, मेरी वॉच की शॉप है, और मैं तो सारा दिन शॉप पे जाऊंगी नहीं। मैंने क्या किया, मैंने एक पर्सन को हायर कर दिया कि भाई तुम मेरे बिहाफ पर मेरे ये जो वॉचेज है तो उसको बेचेगा। अब वो जितने का भी बेचेगा, क्योंकि मैंने अपनी जगह पर उसको अथॉरिटी दी है, तो वो क्या हो गया, एजेंट। तो देखिए, एन एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। यहां पर इसको अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुम किसी और के बिहाफ पर क्या करो, काम करो, उसको हम एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस एजेंट सेल्स पॉलिसीज फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। अब यहां पर क्या आया, एग्जाम्पल से समझते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है जी। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है, क्या कंपनी सामान बेच रही है, क्या कंपनी पॉलिसीज बेच रही है? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये भी पॉलिसीज है, वो क्या कंपनी खुद बेच रही है? नहीं, कंपनी तो नहीं बेच रही। तो कौन बेच रहा है? तो कंपनी के बिहाफ पे ये पॉलिसीज बेच रहे हैं उनके इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है जी। यहां पर आपका ये आ गया। इसके बाद है बच्चे लोग आर्बिट्रेशन। देखो, आर्बिट्रेशन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स यानी कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई होती है। अब जब लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उस चीज़ के लिए कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में ऑलरेडी हज़ारों लाखों केसेस है, ऐसे तो फिर एक और नया केस आया, वो फाइल्स पे डेट्स आएंगी, फाइल्स पे फाइल्स बनती जाएंगी, डेट्स पे डेट्स आती रहेंगी, कोई डिस्कशन, कोई रिड्रेसल, कोई रिजल्ट तो आएगा नहीं, राइट? कोई भी डिक्री, कोई भी ऑर्डर तो पास होगा नहीं, तो जजमेंट तो पास होगी नहीं। ऐसे केस में जब क्विक डिसीजन चाहिए होता है ताकि डिस्प्यूट जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और काम जल्दी से जल्दी स्मूथली हो जाए, तो जो किया जाता है, जहां जाया जाता है, वो होता है आर्बिट्रेशन। यानी कि ये एक ऐसा मेथड होता है जहां पर जाकर क्या होता है, जहां पर डिस्प्यूट का रिड्रेसल जल्द से जल्द किया जाता है। तो देखो, एन आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर, थ्रू एन आर्बिट्रेटर। और वहां पर जो पर्सन अपॉइंट होता है वो होता है आर्बिट्रेटर। जरा ध्यान से समझो, जैसे जजेस होते हैं, जैसे दोबारा बता दूं आपको, कोर्ट में जैसे जजेस होते हैं, उसी तरीके से आर्बिट्रेशन में जो पर्सन डिसीजन देता है उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। और ये जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, इनको हमेशा होना चाहिए ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि डिसीजन ताकि फेयर हो जाए। 1 3 5 7 इस तरीके से इनका नंबरिंग होती है, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे भी, ऑड नंबर होना चाहिए, 1 3 5 इस तरीके से। एडवांटेजेस देखो, ये टाइम बचाता है, कम एक्सपेंसिव होता है, और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, दो कंपनी रिजॉल्व पेमेंट डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन। कुछ पेमेंट का डिस्प्यूट है, कोर्ट जाएंगे, टाइम लगेगा, तो उन्होंने किसके थ्रू कर लिया, आर्बिट्रेशन के थ्रू कर लिया। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली एनफोर्स्ड एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो यहां पर आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, जब दो पार्टीज के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला भी होता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बिफोर लॉ। इसको एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी बोलते हैं और एनफोर्सिएबिलिटी बिफोर लॉ भी बोलते हैं, और बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, अब यहां पर एग्रीमेंट की कहानी समझते हैं। एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती है। एक पार्टी ऑफर करती है, भाई तू मेरे से कार लेगा 1 लाख में? उसने कहा हाँ भाई ले लूंगा, 1 लाख में। दूसरी पार्टी उस ऑफर को क्या करती है? दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है कंसिडरेशन के बेसिस पर। कंसिडरेशन यानी कि एक पार्टी कार दे रही है और दूसरी पार्टी 1 लाख रुपए दे रही है। तो यहां पर, और दोनों फ्री कंसेंट होते हैं, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती, कोई कॉर्शन, कोई दबाव नहीं, कोई किसी से इन्फ्लुएंस होना नहीं। तो ये हमारा क्या बनता है? ये मेरा बनता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस
इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में जब क्या जुड़ जाएगा, एनफोर्सिबिलिटी बिफोर लॉ जुड़ जाएगी, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये क्या है, ये एनफोर्सिएबल बिफोर लॉ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव अटॉर्नी। अटॉर्नी क्या होता है? अटॉर्नी होता है जब किसी पर्सन को लीगली ऑथोराइज कर दिया जाता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पे या इसके बिहाफ पर है, तो वो होता है हमारा अटॉर्नी। तो देखो, एन अटॉर्नी इज अ पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू एक्ट फॉर अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन अपॉइंट्स एन अटॉर्नी फॉर लीगल मैटर्स, तो ये हमारा हो जाता है अटॉर्नी। ये बेटा, ये वाले जो है आपके, ये आपके मॉड्यूल के लास्ट में जो क्वेश्चंस है उसमें है, ये वाला वकालतनामा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको पहले ओपन पूरा कर देती हूँ। नेक्स्ट वी हैव वकालतनामा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब वकालतनामा क्या है? वकालतनामा इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग अ लॉयर टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन कोर्ट, यानी कि एक लॉयर को ये अथॉरिटी मिलना कि भाई आप एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, उसको हम वकालतनामा बोलते हैं, यानी कि आपका अथॉरिटी मिलना। अ क्लाइंट साइंस वकालतनामा बिफोर लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये हमारा होता है वकालतनामा। देन वी हैव ओथ। ओथ मीन्स प्रॉमिस। ओथ का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस लेना। आपने देखा है ना, कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जब भी कोई भी आता है वो ओथ लेता है, वो एक शपथ लेता है, वो प्रॉमिस करता है। आप देखेंगे आपकी जो करेंसी नोट्स है उस पर भी ओथ ली गई है। ठीक है, तो ये हमारा ओथ होता है। तो देखो, एन ओथ इज अ फॉर्मल प्रॉमिस टू स्पीक द ट्रूथ। विटनेस टेक एन ओथ बिफोर गिविंग स्टेटमेंट इन कोर्ट। मतलब बोलते हैं ना, मैं गीता को साक्षी मानकर, गीता पे हाथ रखकर, आज गीता को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ये है बताइए एक ओथ, यानी कि एक प्रॉमिस करना कि हम जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव जूरी। जूरी किसको बोलते हैं? जूरी बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिलेक्टेड टू डिसाइड वर्डिक्ट इन अ लीगल केस। एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, वो जो वर्डिक्ट देते हैं, जो डिसीजन देते हैं, जो डिक्री पास करते हैं, जो ऑर्डर पास करते हैं, जो जजमेंट पास करते हैं, उसको हम बोलते हैं जूरी। फॉर एग्जाम्पल, जूरी डिक्लेयर्ड एक्यूज्ड गिल्टी। जो जूरी थी उन्होंने एक्यूज्ड को, यानी कि जिस पर भी एलिगेशंस थी उस पर उसको गिल्टी प्रूव किया। गिल्टी यानी कि इसी ने ये क्राइम किया है। ठीक है, पहली बात, जब भी कोई भी पर्सन पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अभी एलिगेशंस है, जब तक जज प्रूव ना कर दे, कोर्ट डिसीजन ना दे दे, तब तक हम उसको क्रिमिनल नहीं बोलते, तब तक वो एक्यूज्ड है। जैसे ही वो एक्यूज्ड प्रूव हो जाएगा कि भाई ये क्राइम उसी ने किया है, तब वो जाकर क्या कहलाया जाता है? तब कहलाया जाता है गिल्टी। और अगर वो गिल्टी प्रूव हो गया तो इसका मतलब अब वो एक्यूज्ड ना होकर अब वो एक्चुअली में उसके ऊपर इल्जाम जो थे वो सच हो गए हैं और वो क्राइम उसी ने किया है। ठीक है, ओके बेटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्रेसपास। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से करना। ट्रेसपास क्या होता है, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एक बहुत बड़ा बंगलो है। ठीक है, 1000 गज का बंगलो लगा लेते हैं, 1000 गज का आपका बंगलो है। यहाँ तक तो आपका बंगलो है और यहाँ पर आपका गार्डन है और यहाँ पर गेट है। हुआ क्या, दोपहर का टाइम था, बहुत हीट वेव्स चल रही थी। कुछ गर्ल्स थी अपने कोचिंग से आ रही, समवेयर 3 बजे की बात थी, धूप बहुत तेज थी, तो वो सारी आके आपके पार्क में आके बैठ गई। थोड़ी देर बैठी और फिर वो चली गई, लेकिन वो आपके पार्क में बैठी थी आपके बिना परमिशन के। उनको कहा जाएगा ट्रेसपास। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो। ट्रेसपास मीन्स एंटरिंग अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। प्रॉपर देखो, कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया कुछ, बट स्टिल किसी भी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करना बिना उनकी परमिशन के क्या कहलाया जाता है? वी कॉल इट ट्रेसपास। एग्जाम्पल सीखे। एग्जाम्पल, एंटरिंग प्राइवेट लैंड इलीगल अमाउंट्स टू ट्रेसपास। फिर आता है समन। समन क्या होता है बेटा? पहले तो आप समझो समन, ये सारी टर्म्स, ये जो टर्म्स होगी ना, अगर आप इनके आगे लीगल लगा दोगे तो आपके आंसर्स को एक एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये एक नोटिस होता है जो कि कहाँ से आता है? ये आता है कोर्ट से।
जिसमें लोग को सम्मन भेजा जाता है कोर्ट से कि भाई आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, कोर्ट में आना है। तो देखो, अ समन्स इज एन ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम कोर्ट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर बिफोर इट, यानी कि उस पर्सन को बोला जा रहा है कि वो कहां पर आए, कि वो कोर्ट में आए। एग्जाम्पल देखें, द डिफेंडेंट रिसीव्ड अ कोर्ट समन। ये जो डिफेंडेंट है उसने कोर्ट समन रिसीव किया। अब ये डिफेंडेंट कौन होता है, जरा इसको समझते हैं। जब भी केस होता है, एक पार्टी एक्यूज्ड होती है जिस पर इल्जाम लगाया जाता है, और एक बेचारी होती है प्लेंटिफ। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। एक होती है प्लेंटिफ जिसके साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट में क्या फाइल करते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं पहले। ठीक है, जिस पर्सन के अगेंस्ट, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। अब क्योंकि उनके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं, उनको वो डिफेंडेंट है, तो यहां पर कोर्ट से जो सम्मन जाएगा वो किसके ऊपर जा रहा है, डिफेंडेंट के ऊपर, कि भाई कोर्ट में आइए। अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे तो आपके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। इसके बाद बच्चे लोग आपका आता है रिट्स। और रिट्स क्या होते हैं, रिट्स होते हैं हमारे जब हम पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर, जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है, पुलिस से रिलेटेड कुछ है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम वैसा नहीं कर रहे जैसा उनको करना चाहिए था, तो क्या एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर, उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है रिट्स। रिट्स हमारी टोटल 5 होती है। कौन कौन सी होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरी, क्वो वारंटो एंड प्रोविजन। ये 5 हमारी रिट्स होती है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपको देखने को मिलेगी जब आप एग्जाम में भी आएंगे तब आपको दिखेगी। तो देखिए, अ रिट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर issued by a court डायरेक्टिंग समवन टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग। ये कोर्ट के थ्रू आता है किसी पर्सन को वो काम करने से या रोकने से करना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसको पुलिस उठा के ले गई, लेकिन कोई रीज़न नहीं दिया गया, और आपको पता भी है कि कोई भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट करती है या लेकर जाती है तो विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने लाना है, बट उसको नहीं लेके गए। तो अब यहाँ पर जो लेकर गए हैं उनके अगेंस्ट क्या फाइल किया जा सकता है, रिट। और कोर्ट से ऑर्डर जाएगा कि भाई पहली बात तो उस पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए और रीजंस दिए जाए कि अब तक एज पर लॉ क्यों नहीं काम किया गया। तो देखो, द सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ राइट्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ये इशू कर सकती है रिट फॉर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट्स यानी कि जो भी हम लोगों के फंडामेंटल, एक आम सिविलियन के जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स ना, वो सारे के सारे। ठीक है, देन वी हैव पिटीशन। पिटीशन किसको बोलते हैं, पिटीशन एक फॉर्मल रिटन एप्लीकेशन होती है सबमिटेड टू अ कोर्ट। कोर्ट में जो रिटन एप्लीकेशन सबमिट होती है उसको हम पिटीशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एग्रीव्ड पार्टी है जब वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रही है, कहाँ एप्लीकेशन फाइल कर रही है, कोर्ट में, तो वो क्या फाइल कर रही है, वो फाइल कर रही है पिटीशन। किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट भी तो कुछ फाइल करेगा, तो डिफेंडेंट जब फाइल करता है वो कहता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे। जब डिफेंडेंट फाइल करते हैं वो आगे से करेंगे रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से एक बार कर लेते हैं। जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती है, जो बहुत दुखी होती है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ या प्लेंट। वो जो कोर्ट में वो फाइल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन या पिटीशन। वही जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है, जो एक्यूज्ड होता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। वो अपने बचाव में जो फाइल करता है उसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। और इनके बेसिस पर कोर्ट जब आपकी एप्लीकेशंस को पढ़ती है, जब सुनवाई स्टार्ट होती है, इन पिटीशंस में जो भी, और रिटन स्टेटमेंट में जो भी लिखा होता है, उनके बेसिस पर कोर्ट मांगती है एविडेंस। और अगर एविडेंस नहीं लाए गए तब हम बोला जाता है कोर्ट की अवमानना करना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। ठीक है जी, चलिए तो देखो, अ पिटीशन वॉज फाइल्ड इन दी हाई कोर्ट। एक जो पिटीशन है वो हाई कोर्ट में फाइल की गई। अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब जब ये कोर्ट ने डिसीजन दिया तो क्या हुआ, कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया गया, कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया।
हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब जब हम हायर कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन फाइल करते हैं फर्दर, तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बच्चे लोग अपील। ठीक है, पहली बार जब करते हैं उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद जब हम डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते, जब हम फर्दर कोर्ट्स में जाते हैं, उसको हम अपील बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मैंने आपको बताया ही है, आपको पता चल भी गया है। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो सिविल केस कोर्ट में फाइल करता है। जो क्या फाइल करता है? पिटीशन फाइल करता है। प्लेंटिफ डिमांडेड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। जो प्लेंटिफ होता है वो कंपनसेशन मांगता, भाई मुझे हर्जाना दो, मेरे को जो भी लॉसेस हुए हैं, डैमेजेस मतलब लॉसेस, मेरे को जो भी नुकसान हुए हैं मुझे उसका क्या दीजिए, मुझे उसका भरपाई करिए, मुझे उसका पैसा दीजिए। डिफेंडेंट कौन होता है? आपको पता ही चल गया है, डिफेंडेंट वही पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है और ये कोर्ट में अपीयर होता है। ये हमारे कौन से थे? ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स थी। अब हम आते हैं अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज पे। तो देखें, एसेट्स। Assets are resources owned by business having monetary value. Assets किसको बोलते हैं? Assets वो होती है, resources होती है जिसकी monetary value होती है और किसकी होती है? ये business की होती है। For example, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा क्या होते हैं? ये सारे के सारे एसेट्स होते हैं। वही लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज होते हैं देनदारियां, यानी कि जब हमने लोगों से डेट्स लिया हुआ होता है, वी कॉल इट लाइबिलिटीज। तो देखो, लाइबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशंस और डेट्स पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जो पे करना है वो होता है लाइबिलिटीज। जो जा रहा है, जो उधार है, जो देना है, दैट इज लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, यानी कि बचा हुआ, यानी कि जब हम सारे खर्चे हटा देंगे, उसमें से हम टैक्सेस माइनस कर देंगे, तो जो पैसा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो देखिए, नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट remaining after deducting all expenses and taxes. तो देखो, a company earned 25 lakh net profit during the year. It means कंपनी ने क्या माइनस कर दिया? कंपनी ने एक्सपेंसेस के साथ साथ टैक्सेस माइनस करा, जो बचा वो आया कंपनी का नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली लिखते हैं, वी कॉल इट बुक कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, जरा यहां पर अब देखते हैं, मेंटेनिंग परचेज एंड सेल्स रिकॉर्ड्स, ये हमारा होता है बुक कीपिंग। फिर वी हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब हम देखो हम ना एसेट्स खरीदते बिजनेस में, ठीक है। अब एसेट्स की जो वैल्यू होती है ना, वो हर साल कम होती जाती है। भाई वो अपनी यूटिलिटी भी तो बढ़ती है, यूटिलिटी जितनी होती है उसके अकॉर्डिंगली वो कम होना शुरू हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका टाइम, सब कुछ कम होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा आता है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी लॉस वैल्यू एवरी ईयर। जो मशीनरी होती है वो हर साल वैल्यू को खत्म करती है। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल रेफर्स टू मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल हम उस पैसे को बोलते हैं जो कि किस में इन्वेस्ट किया जाता है? बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टेड ₹15 लाख एज अ कैपिटल। इसके बाद है आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग ऑन फिक्स्ड एसेट, यानी कि जब हम फिक्स्ड एसेट पर पैसा खर्चते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे नाम से पता चल रहा है, जो हम डेली रूटीन पर खर्चा करते हैं। तो देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर टू रूटीन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डेली ऑपरेशंस। डेली ऑपरेशंस में जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर पैसा खर्चा जाता है, वो होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता है खर्चा करना। तो देखो, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा इसमें आता है। इसके बाद है बच्चे लोग आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट देंगे, अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये दिखाती है कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये क्या शो करता है, ये लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की शो करती है कि भाई कितना पैसा है, कितना पैसा जा रहा है। देन वी हैव डेबिट नोट। डेबिट नोट मतलब क्या होता है, इनवॉइस के बदले में किया जाता है। तो देखो, डेबिट नोट इशूड टू करेक्ट अंडर चार्जिंग इन इनवॉइस, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एडिड टू लेटर, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है उसको हम डेबिट नोट में कन्वर्ट करके देते हैं। क्रेडिट नोट इशू यानी कि ओवर चार्जिंग, ध्यान से समझो, अंडर चार्जिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेबिट नोट, और ओवर चार्जिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रेडिट नोट। तो देखो, हमने पहले एडवांस में ले लिया बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है, हमने कम पैसे लिए थे, बाद में रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी तो डेबिट नोट इशू होता है। क्रेडिट नोट में हम एडवांस में ही पैसे ले लेते हैं। तो देखो, अ क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर ओवर चार्जिंग और गुड्स रिटर्न। कस्टमर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, अब कस्टमर ने क्या किया, एक डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो उसके बदले में अगर अभी वो गुड्स अवेलेबल नहीं है तो एक क्या इशू कर देंगे, क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा, जिसको फ्यूचर में वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लूं। इसके बाद है आप लोगों का बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होता है, बेड डेट्स देखो बच्चा, हमारे पास ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, या फिर कभी कभार हमारे पैसे कहीं से रिकवर नहीं हो सकते, हमें कुछ ऐसा पता है, तो वो जो पैसा रिकवर फिलहाल नहीं हो सकता, जिसका भी कोई स्कोप नहीं आने का, उसको हम बेड डेट्स में डाल देते हैं। तो देखो, बेड डेट्स इज अ मनी दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स, वो हम पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया और फेल टू रीपे। इंसॉल्वेंट का मतलब उसकी जो एसेट्स है और उसकी जो लाइबिलिटीज़ है, तो उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, यानी कि उसकी देनदारियाँ ज़्यादा है, और कोर्ट ने, जब कोर्ट किसी पर्सन को दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, दिवालिया यानी कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, अब वो कुछ भी नहीं दे सकता, इनफैक्ट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको तक नीलामी पे ले आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो मतलब पता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब उससे पैसे तो आएंगे ही नहीं, तो ऐसे केस में हम वो पैसा कहाँ डाल देंगे, बेड डेट्स में डाल देंगे। फिर होता है गुडविल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की डेट में मेन सिनारियो है। हर बिजनेस को क्या करना होता है, अपने बिजनेस को, अपने गुडविल को एनहांस करना है, अपनी रेपुटेशन को एनहांस करना है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल, अ फेमस ब्रांड हैज हाई वैल्यू गुडविल, एक कोई फेमस ब्रांड है, उनकी बहुत हाई गुडविल है। देन वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि आप, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, मेरे पास, मैंने चेक किया मेरे पास क्या इन्वेंट्री रेडी है, मार्केट में मैंने R&D कराया और मैंने देखा भाई मार्केट में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मेरे गुड्स की, तो मैंने अपने सेल्स टीम से पूछा, भाई सारा प्रोडक्शन से काम पूरा है ना, गोडाउन में सामान है ना, मेरी इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो फुल है ना। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर आप लोगों का है रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल और फिनिश गुड्स आर इन्वेंट्री। इनवॉइस यानी कि जो भी बिल इशू किया जाता है गुड्स के बदले में, वी कॉल इट इनवॉइस। इनवॉइस इज अ बिल इशूड बाय सेलर टू बायर। एग्जाम्पल, होलसेलर इशूज इनवॉइस फॉर सोल्ड गुड्स। देन वी हैव टेंडर। टेंडर सारे बच्चे जानते ही है, यहाँ पर क्या होता है, एक ऑफर दिया जाता है कि भाई हम इस प्राइस पर, कोट दिया जाता है कि हम इस प्राइस पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे आपको, तो वो होता है टेंडर। तो टेंडर इज एन ऑफर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज एट अ स्पेसिफाइड रेट्स। कंस्ट्रक्शन कंपनीज टेंडर सबमिट टेंडर फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद बच्चे लोग आता है आपका मॉर्गेज। मॉर्गेज होता है प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाना। तो देखो, मॉर्गेज मींस केप्ट एज प्रॉपर्टी, केप्ट एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यानी कि हम गिरवी रखवा रहे हैं ताकि हमें क्या मिल सके, हमें लोन मिल सके, ताकि हम उसको यूज कर सके। अ हाउस इज मॉर्गेज फॉर बैंक लोन। एक हाउस है, घर को गिरवी रखवा दिया बैंक लोन पर। फिर आपका इंसॉल्वेंसी, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस जो मैंने आपको बताया है, ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस जहां पर देनदारियां ज़्यादा होती है और लेनदारियां या एसेट्स कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या बच्चे लोग, इसमें आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है एसेट से,
और ये कौन डिक्लेयर करता है? ये डिक्लेयर करता है डिक्लेयर्ड बाय लॉ। जब तक लॉ डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक उसको हम इंसॉल्वेंट नहीं बोलते, यानी कि कोर्ट। ठीक है। और वही अगर किसी पर्सन के बैंक से बहुत लोन है और उसकी एसेट्स को नीलाम करके भी उतना पैसा नहीं आ जाएगा तो उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक, बैंक से होता तो बैंकरप्ट, थ्रू कोर्ट, थ्रू लॉ वी कॉल इट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी। देखो, अ कंपनी इज अनेबल टू रीपे डेट्स, एक कंपनी है वो रीपे नहीं कर सकती डेट्स को, और वो क्या हो गई, इसका मतलब वो लाइबिलिटीज को रीपे नहीं कर सकती, इनफैक्ट उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर भी लाइबिलिटीज पूरी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब अब वो कंपनी क्या हो गई है? वो कंपनी हो गई है इंसॉल्वेंट। इज द पॉइंट क्लियर? दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, अच्छे से कर लेना। देन वी हैव बैंकरप्सी। तो देखो, लीगल डिक्लेरेशन दैट अ पर्सन और अ बिजनेस कैन नॉट रीपे डेट्स। यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है भाई कि एक पर्सन, मतलब बैंक से स्टेटमेंट जाती है, फिर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब वो पैसे नहीं दे सकता, तो कोर्ट डिक्लेयर द बिजनेसमैन बैंकरप्ट। इस बार तो कोर्ट ने ही पर्सन को, बिजनेसमैन को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद वी हैव बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। Banking terminologies. Bank rate. Bank rate is the rate at which RBI lends long term money to commercial banks. बैंक रेट वो मनी होती है जिसमें आरबीआई क्या इशू करती है? आरबीआई लेंड करती है लॉन्ग टर्म मनी को कमर्शियल बैंक्स को कि भाई इस रेट पर आपको दिया जाएगा, वी कॉल इट बैंक रेट। देन वी हैव रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स। जब लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वी कॉल इट बैंक रेट, याद रखना। ठीक है, मे बी फिलअप में आ जाए, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल। एंड फॉर शॉर्ट टर्म, what we call it रेपो रेट। देन वी हैव रिवर्स रेपो रेट। यहां पर वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बोरो करती है। तो देखो, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक। यहां तक तो मनी लेंड कर रही थी बैंक रेट पे और रेपो रेट पे, यहां तक तो आरबीआई क्या कर रही थी? मनी लेंड कर रही थी। वही यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आरबीआई बोरो कर रही है, दैट इज रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। देन वी हैव सीआरआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए, CRR is the percentage of deposits bank keeping with the bank as a reserve. फिर we have check. चेक क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर डिक्लेरेशन होता है कि बैंक पैसा पे करेगा। टाइप्स होते हैं बियरर चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक, ये आप लोगों के लॉ में है। देन वी हैव बाउंस चेक, यानी कि बाउंस का मतलब होता है डिसऑनर होना। चेक तो इशू करा लेकिन जिस पर्सन ने चेक इशू किया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो उसको हम बाउंस चेक बोलते हैं और ये इलीगल है। तो देखो, अब बाउंस चेक इज डिसऑनर्ड बाय बैंक। ये बैंक डिसऑनर्ड कर देता है किस रीजन की वजह से? ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और अदर रीजंस, कि फंड्स रीजन इनसफिशिएंट है या फिर अभी उस पर्सन के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसे में वी कॉल इट बाउंस चेक। देन वी हैव ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी अलाउइंग विथड्रॉयल बियॉन्ड अवेलेबल बैलेंस, यानी कि अकाउंट में पैसे कम भी है बट उसके बियॉन्ड अगर हम पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, वी कॉल इट ओवरड्राफ्ट। देखो, फॉर एग्जांपल बैलेंस 8,000 है, विथड्रॉल हो रहा है 12,000 का, तो ये जो ओवरड्राफ्ट आ रहा है आप लोगों का वो आ रहा है 4,000 का। फिर होता है आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस इन अ बैंक अकाउंट। ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये बैंक अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। तो देखिए, ये होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट। फिर आता है आपका इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मीन्स कंडक्टिंग बैंकिंग एक्टिविटीज ऑनलाइन। जब बैंकिंग एक्टिविटीज को आपने देखा होगा, आज की डेट में ऐप है, हम पैसा मनी ट्रांसफर कर लेते हैं, हम FD बना लेते हैं, हम RD बना लेते हैं, तो वो किसके रीजन से बनाते हैं? वो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बनाते हैं।
एग्जाम्पल देखें, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग बैंकिंग ऐप। देन वी हैव लेटर ऑफ क्रेडिट। तो देखो, अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ बैंक गारंटी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है ये हमारा? ये है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। दोबारा से बता दूं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक बैंक की गारंटी होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंपोर्टर्स बैंक गारंटी पेमेंट टू एक्सपोर्टर बैंक, यानी कि इंपोर्टर जो बैंक है बाहर से, वो एक्सपोर्टर बैंक को एक गारंटी दे रहा है कि भाई पैसा है, हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा, वी कॉल इट लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद हमारी जो टर्म्स आती है बच्चे, वो आती है स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपकी जो टर्म्स होती है उसको हम स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ, वी कॉल इट शेयर मार्केट। अब ये जो शेयर क्या होता है, शेयर बच्चे एक बात समझो, शेयर फॉर एग्जाम्पल, मैम पानी पियोगे? हाँ ऑब्वियसली, आई शेयर माई वाटर बॉटल विद यू, झूठा नहीं है, यू कैन टेक इट। मैंने अपनी वाटर बॉटल आपके साथ शेयर की, मैंने अपनी बॉटल की ओनरशिप आपके साथ शेयर की, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग है। अब हुआ क्या, आपने कहा मैम आपकी बॉटल तो अच्छी लग रही है, चलो हम दोनों तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, 50-50 कर लेते हैं, मैं आपको 50% इसके पैसे दे देता हूँ, तो जब यूज हो करना होगा तो मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अपना हिस्सा दिया। इसी तरीके से जब कंपनी अपना क्या देती है, अपना एक पार्ट देती है, मैंने पूरी तरीके से नहीं बेची, अपना एक पार्ट देती है, अपनी एक यूनिट बेचती है, अपना एक हिस्सा देती है, उसको हम शेयर बोलते हैं। तो देखो, अ शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर होल्डर कौन होता है? जिसके पास वो ओनरशिप जाती है। अ शेयर होल्डर इज अ पर्सन हु ओन्स अ कंपनी शेयर्स। उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं? उसके पास वोटिंग का राइट होता है, लेकिन किस कौन से केस में? इक्विटी के केस में। प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं होता। शेयर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएंगे, उसमें आपका पेपर नंबर, जो आपका मॉड्यूल ग्रुप 2 है, उसमें आपको पेपर दिखेगा, जो स्टॉक मार्केट वाली बुक है, उसमें आपको ये बहुत इन डेप्थ डिटेल में होगा। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट में भी है आपका, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में। बट शेयर मार्केट की पूरी, स्टॉक एक्सचेंज की पूरी बुक है, आपका पूरा का पूरा लॉ है पढ़ने के लिए। तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हो तुम लोग, बच्चे लोग। तो देखो, डिविडेंड आएगा और पार्टिसिपेशन आएगा एजीएम में, ठीक है। देन वी हैव शेयर सर्टिफिकेट। अ शेयर सर्टिफिकेट प्रूव्स ओनरशिप ऑफ शेयर्स। मैंने शेयर्स लिए कंपनी के, उसके बदले में कंपनी ने मुझे एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जिसमें नाम मेंशन्ड है, तो वो क्या हो गया, ओनरशिप होगी कि मेरे पास कंपनी के इतने शेयर्स है। डिविडेंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या है, ये सब काम कंपनी सेक्रेटरी के है। तो तुम्हारा काम है आने वाले टाइम में कंपनी के डिविडेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। तो अच्छे से समझ लो डिविडेंड किसको बोलते हैं। तो देखो बच्चे, डिविडेंड एक पार्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट का, जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। देखो भाई, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। भाई जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने कहा मैं बैंक में जाऊंगी, एफडी कराऊंगी, बैंक इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है, क्यों ना मैं शेयर्स में लगाऊं। मैं इस कंपनी के शेयर्स ले लेती हूँ, मार्केट में अच्छे भी चल रहे हैं, कल को बेचेंगे भी तो अच्छे जाएंगे, और मुझे डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, और वो हमारा जो शेयर होल्डर्स के पास जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो देखो, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर्स, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं। ₹10 डिविडेंड पेड पर शेयर। तो यहां पर ये हो गया 10, मेरे पास अगर एक कंपनी के 10 रुपए, एक शेयर है, तो मुझे 10 रुपए मिले डिविडेंड के, जो है उसके अलावा डिविडेंड मिला। फेस वैल्यू क्या होती है? जो ओरिजिनल वैल्यू होती है शेयर सर्टिफिकेट पर, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर फेस वैल्यू हो सकती है 10 रुपए, अभी हो सकता है आप रेट कुछ ज्यादा हो, लेकिन फेस वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट में मेन लिखी होती है वो होती है फेस वैल्यू। सेबी इंपॉर्टेंट, सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनका जो एक रेगुलेटर होती है। आपने आने वाले टाइम में सेबी की भी सारी गाइडलाइंस पढ़नी है। यहाँ पर हमारी ये जो स्टॉक मार्केट होती है उसकी कुछ रेगुलेशंस होती है, उसका खुद का अपना एक एक्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये सब आने वाले डेज में, ये पास करते ही तुमने पढ़ना है ये सब कुछ। तो देखो फंक्शंस क्या है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, और
प्रिवेंट करना, किसी भी तरीके से अनफेयर तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उनको रोकना। देन वी हैव एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर होता है एनवाईएससी, दैट इज आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हमारी कंट्री में दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस है जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। वो कौन कौन से है? एक है, हम मतलब रजिस्टर्ड तो और भी है, लेकिन जिनको मेन ऑथेंटिकेशन है वो है एनएससी और है बीएससी। NSE stands for नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE stands for बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट वो है NYSE, दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फिर होता है बेटा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने मॉडलिंग करनी है, ठीक है। अब जब आपने सोचा कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनवाओगे। आप अलग अलग तरीके की अपनी पिक्स क्लिक करवाओगे। आप इंडियन वियर में भी, वेस्टर्न वियर में भी, इनसाइड आउटसाइड, अलग अलग पोजेस में आप अपना एक बहुत अच्छा से कलेक्शन ऑफ इमेजेस बनवाओगे, पिक्चर्स बनवाओगे, जिसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जब हम एक इन्वेस्टर अलग 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 कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, तो वो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। इसे ही हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ओन्ड बाय एन इन्वेस्टर। Then what we have? Then we have prospectus. Prospectus क्या होता है prospectus भाई? यहां पर prospectus में बताया जाता है कि भाई कंपनी शेयर्स ला रही है, इतने शेयर्स आने वाले हैं, इस प्राइस पर आने वाले हैं। तो इन पूरी जब कंपनी इंफॉर्मेशन अपनी देती है, अपनी आने वाले शेयर्स की देती है, तो उसको हम prospectus बोलते हैं। A prospectus is a document inviting public to purchase company security. पब्लिक को ये इनवाइट करना कि वो पब्लिक सिक्योरिटी खरीदे, वो हमारा क्या होता है? वो होता है प्रोस्पेक्टस। देन वी हैव जीरो कूपन बॉन्ड। तो यानी कि अ जीरो कूपन बॉन्ड पेज नो रेगुलर इंटरेस्ट एंड इज इशूड एट डिस्काउंट। ये कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देता और डिस्काउंट पर इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड परचेज्ड एट 8,000 एंड रिडीम्ड एट 10,000। तो ये क्या आ जाता है हमारा? ये हमारा आता है जीरो कूपन बॉन्ड। इसके बाद आप लोगों का आता है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज। इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? अगर किसी पर्सन का कुछ लॉस हो जाए और अगर उसने उस पर इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो वो उस लॉस को क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। तो देखो इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम। बट हमें क्या पे करना होता है? प्रीमियम पे करना होता है। फिर आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स कंपनसेशन फॉर लॉस सफर। जो भी लॉस हुआ है उस पर कंपनसेशन देना। Then we have guarantee. Guarantee is a promise to fulfill another person's liability. यानी कि मेरे बिहाफ पर, कि मेरे को भी पैसे की नीड है या कुछ है, मेरे बिहाफ पर किसी पर्सन ने गारंटी ले ली, अरे मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, वो पेमेंट कर देगी। तो यानी कि एक पर्सन दूसरे के बिहाफ पर उसकी गारंटी लेता है, यानी कि एक प्रॉमिस देता है कि भाई ये कर देगा। गारंटर कौन होता है? जो गारंटी लेता है कि कल को अगर पेमेंट नहीं हुई तो मैं कर दूंगा। A guarantor is a person giving guarantee for repayment. पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी ऑफिशियल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें एक और चीज आती है बच्चे, एक आता है आपका इसमें एक्ट ऑफ गॉड। ये हमेशा हमारा इंश्योरेंस में यूज किया जाता है। यानी कि जब भी कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, आपका लॉस हुआ, और आपका लॉस किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुआ, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की वजह से हो गया, या फ्लड की वजह से हो गया, या कुछ भी ऐसा जो नेचुरल डिजास्टर है, ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनीज क्या नहीं करती? वो क्लेम रीपे नहीं करती, क्योंकि वो उनका लिखा होता है उनके पॉलिसी में कि एक्ट ऑफ गॉड विल नॉट बी कवर्ड इनटू द अंडर द पॉलिसी, ये लिखा होता है। तो इसीलिए यहां पर जब भी एक्ट ऑफ गॉड अगर आपका आया, तो इट वुड बी रिलेटेड टू इंश्योरेंस टर्म्स एंड उसमें वो एक पॉलिसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, बट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज। इकोनॉमिक से रिलेटेड, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्टिन्यूअस राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का मतलब लगातार प्राइस का बढ़ना गुड्स का और सर्विसेज का। इन्फ्लेशन जैसे कि आजकल की कंडीशन हो रखी है, गैस के प्राइसेस तो आप देख रहे हैं कहाँ जाते जा रहे हैं, पेट्रोल हर रोज बढ़ता जा रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन। नेक्स्ट भी जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, उसको हम जीडीपी बोलते हैं।
फिर वी हैव जीएसटी, एवरीबडी नोज दैट इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स जो कि एक ही बारी में पे कर दिया जाता है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। देन वी हैव रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें डाउन साइजिंग बहुत होती है, कंपनीज बंद होनी शुरू हो जाती है, लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया जाता है, तो वो हमारा क्या आ जाता है? रिसेशन में। देन वी हैव मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मार्केट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सेलर। जब एक सिंगल सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और फिर वो अपनी मनमर्जी करता है, उसको हम मोनोपोली बोलते हैं। ट्रेडमार्क, यहाँ पर क्या होता है? देखो एक कंपनी है, कोई ब्रांड है, उसका अपना एक नेम है, उसका लोगो है, तो जब वो उसको लीगली रजिस्टर करवा लेते हैं अपने नाम पर, तो वो हो जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज अ लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड नेम, लोगो और सिंबल। एग्जाम्पल, नाइकी लोगो इज अ ट्रेडमार्क। देन वी हैव पेटेंट। पेटेंट इज अ लीगल राइट गारंटीड टू इन्वेस्ट फॉर एन इन्वेंशन। यहाँ पे कुछ भी इनोवेशन हुई, कुछ भी इन्वेंशन हुई, कुछ भी न्यू आया, उस न्यू को जब हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट यानी कि जब हम उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? पेटेंट। ये पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मैं लिख देती हूँ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब हमारे आईपीआर के अंदर आते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं। देन वी हैव वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू स्टार्टअप बिजनेस। कोई भी न्यू स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होने को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स फंड स्टार्टअप कंपनीज। वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ कैश इन बिजनेस ऑपरेशंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये स्मूथ फंक्शन इनको इंश्योर करती है कि भाई बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो स्मूथली हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसको इंश्योर करती है। एंड यस, फाइनली इसी के साथ वी आर डन विद आर चैप्टर नंबर 4 एज वेल, जिसमें हमने मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट एंड जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आपकी CSEET में आती थी पहले, पूछी जा चुकी है आपकी जर्नल्स में, आपकी जो आपको मैगजीन्स आती है उसमें आती है, उसमें से टर्म्स हमने कवर कर ली और मॉड्यूल से भी कवर कर ली है। आई होप आपकी प्रिपरेशन अब आप अच्छे से और कर लेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगली सेशन में, जिसमें हम करेंगे प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें हम एक प्रॉपर पेपर को आपने लिखना कैसे है वो आपके सामने मैं लिख के बताऊंगी। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।